अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होप आप सब ठीक ठाक होंगे। बेटा आज का हमारे पास नया टॉपिक है, दैट इज़ एजेंसी। और से सुनिएगा। एजेंसी किसे कहते हैं उसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। एजेंसी किस तरीके से क्रिएट होती है और इसमें एजेंट की ड्यूटीज़ क्या है और एजेंसी कैसे टर्मिनेट होगी, तो इन चीज़ों को हम एजेंसी के टॉपिक्स में देखेंगे। बेटा बहुत से काम ऐसे होते हैं कि जो हम खुद से कर सकते हैं, बट ड्यू टू लैक ऑफ नॉलेज, ड्यू टू शॉर्टेज ऑफ टाइम, ड्यू टू बर्डन ऑफ वर्क, हम चाहते हैं कि यार ये जो काम हमें करना है, हमारी जगह कोई और इसको परफॉर्म कर दे और हमसे बेहतर वो ये काम परफॉर्म कर सकता है। तो फिर जब ऐसे कामों के लिए हम किसी और शख्स को अपॉइंट करते हैं तो वो क्या कहलाता है? एजेंट। ठीक है, और से सुनिएगा। अब होता ये है इसमें बेसिकली कि सपोज करें अगर मुझे जो है वो टिकट चाहिए किसी भी एयरलाइन का, और मैं जो हूँ वो डिफरेंट कंट्रीज़ का टूरिज्म पे जाना चाहता हूँ, 3-4 कंट्रीज़ का। मैं चाहता हूँ यार मुझे एक तो मेरी टाइमिंग के मुताबिक जो है वो सीट्स अवेलेबल हो, इन डेज़ में अवेलेबल हो और कम फेयर में अवेलेबल हो। तो डेफ़िनेटली मैं इंटरनेट पे भी जाके चेक कर सकता हूँ। लेकिन मैं करता ये हूँ कि अगर उसको जो है वो मैं किसी एजेंट को अप्रोच करता हूँ तो हो सकता है कि वो मुझे जो है वो मेरी ख्वाहिश के मुताबिक, मेरी विलिंगनेस के मुताबिक जो मैं चाहता हूँ उन्हीं ये डेट्स में, उन्हीं टाइमिंग्स में और कम से कम फेयर में मुझे जो है एयरलाइन की टिकट्स दे दे। बहुत सी ऐसी एयरलाइन होंगी जिसके बारे में मुझे नॉलेज नहीं होगी, तो कोई ट्रैवल एजेंट एक अच्छी तरीके से जो है मुझे वो चीज़ें दे सकता है। ठीक है। अब बेसिकली यहाँ पे अगर एक शख्स ने किसी दूसरे शख्स को कोई टास्क दे दिया है कि आप मेरे बिहाफ पे ये काम करें, तो वो शख्स जो कहेगा कि मेरे बिहाफ पे अभी काम करे वो कहलाता है प्रिंसिपल। ठीक है। और प्रिंसिपल ने जिस पर्सन को जो टास्क दी है करने के लिए वो कहलाता है एजेंट। अच्छा, अब प्रिंसिपल और एजेंट के दरमियान में जब कॉन्ट्रैक्ट होता है कि आप मेरे बिहाफ पे ये काम करेंगे, तो दैट इज कॉल्ड एजेंसी। यानी प्रिंसिपल और एजेंट के दरमियान में जो रिलेशनशिप पाया जाएगा उसको हम क्या कहेंगे बेटा? एजेंसी। ठीक है। तो प्रिंसिपल वो शख्स होता है जो किसी शख्स को अपॉइंट करता है, और एजेंट वो होता है जो प्रिंसिपल के बिहाफ पे वो काम करता है। ठीक है। और बेसिकली एजेंट का काम ये होता है कि वो थर्ड पार्टी को लेकर आता है प्रिंसिपल के पास। खुद कॉन्ट्रैक्ट नहीं करता थर्ड पार्टी से, और थर्ड पार्टी का कॉन्ट्रैक्ट करवाता है। ठीक है जी। किसके साथ करवाता है? प्रिंसिपल के साथ करता है। प्रिंसिपल और एजेंट का कॉन्ट्रैक्ट होता है। ठीक है। थर्ड पार्टी का प्रिंसिपल के साथ कॉन्ट्रैक्ट होता है, एजेंट के साथ नहीं होता। बड़े रेयर केसेस में जहाँ पर एजेंट खुद रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है तो फिर जाके कॉन्ट्रैक्ट होता है थर्ड पार्टी से। लेकिन ज़्यादातर 99% कहते हैं कि प्रिंसिपल और थर्ड पार्टी का कॉन्ट्रैक्ट होता है और प्रिंसिपल और एजेंट का होता है। ठीक है। तो एजेंसी की अगर डेफिनेशन की बात की जाए तो एजेंसी क्या कहते हैं, ये एजेंसी की डेफिनेशन क्या हो सकती है? ठीक है जी। तो अकॉर्डिंग टू लॉ, कानून कहता है कि the contract which creates the relationship of principal and agent is called an agency। दोबारा सुन लीजिएगा। the contract which creates the relationship of principal and agent is called an agency। यानी एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट, एक ऐसा मुआहदा जो प्रिंसिपल और एजेंट के दरमियान में कोई ताल्लुक कायम करता है, कोई रिलेशन कायम करता है, उसको हम क्या कहते हैं? एजेंसी। अब बेटा प्रिंसिपल कौन होता है? ठीक है। प्रिंसिपल होता है द पर्सन हु एथोराइजेस एन अदर पर्सन टू एक्ट। टू एक्ट is called principal। ठीक है। the person who authorizes एन अदर पर्सन टू एक्ट इज कॉल्ड अ प्रिंसिपल। यानी जब एक पर्सन किसी दूसरे को अथॉरिटी देता है, एथोराइज करता है कि आप ये अमल करें, आप ये एक्ट करें मेरे बिहाफ पे, तो वो क्या करता है? वो कहलाता है प्रिंसिपल। एजेंट की डेफिनेशन क्या हो सकती है? अ पर्सन हु एक्ट ऑन बिहाफ ऑफ एन अदर पर्सन इज कॉल्ड एन एजेंट। यानी प्रिंसिपल के बिहाफ पे जो भी काम करेगा
वो क्या कहलाता है, एजेंट कहलाता है। ठीक है, तो ये तो हमारे पास थी एजेंसी की डेफिनेशन भी हमने देख ली, स्क्रीन पे आपको नजर आ रही होगी जो मैंने डिफाइन कर दी। इसके साथ साथ आपको प्रिंसिपल की डेफिनेशन भी बता दी और मैंने एजेंट की भी डेफिनेशन बता दी। ठीक है जी। अच्छा स्टूडेंट, क्वेश्चन आता है आपके पास एग्जाम में, एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है एक्सप्लेन द रिलेशनशिप, सॉरी एक्सप्लेन हाउ एजेंसी में बी क्रिएटेड बिटवीन प्रिंसिपल एंड एजेंट, या एक्सप्लेन द वेज ऑफ क्रिएशन ऑफ एजेंसी, यानी जो प्रिंसिपल और एजेंट के दरमियान में जो ताल्लुक होता है, जो कॉन्ट्रैक्ट होता है, वो कितने तरीकों से प्रिंसिपल और एजेंट के दरमियान में बन सकता है, क्रिएट हो सकता है। ठीक है, तो क्रिएशन ऑफ एजेंसी बेसिकली मेन टॉपिक आएगा आपके पास, जिसमें नंबर 1 आपको नजर आ रहा है बाय एक्सप्रेस एग्रीमेंट, नंबर 2 आपको नजर आ रहा है बाय रेटिफिकेशन, नंबर 3 नजर आ रहा है बाय नेसेसिटी, नंबर 4 नजर आ रहा है बाय एस्टॉपेल, नंबर 5 इम्प्लाइड एजेंसी और नंबर 6 बाय होल्डिंग आउट। ठीक है, तो ये 6 मेन तरीके हैं जो प्रिंसिपल और एजेंट के दरमियान में रिलेशनशिप स्टैब्लिश हो सकते हैं इन तरीकेकार से। तो वन बाय वन करके हम इसको डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो नंबर 1 बेटा हम देखते हैं बाय एक्सप्रेस एग्रीमेंट। भाई बाय एक्सप्रेस एग्रीमेंट जो नंबर 1 हमारे पास ये नजर आ रहा है, ये जो आपको नजर आ रहा होगा नंबर 1, बेसिकली बाय एक्सप्रेस का मतलब ये है कि अगर एक पर्सन किसी दूसरे पर्सन को ओरली बोलता है, वर्बली बोलता है कि यू आर माय एजेंट, तो ठीक है, कानून कहता है आप ओरली भी बोल सकते हैं, और आप उसको कहते हैं कि यू आर माय एजेंट और आपने ये मेरे बिहाफ पे काम करना है, तो कानून कहता है कि जब एक पर्सन किसी दूसरे पर्सन को ओरली अपॉइंट करता है, तो इस किस्म की एजेंसी को हम क्या कहते हैं, एक्सप्रेस एग्रीमेंट। या फिर अगर वही शख्स दूसरे शख्स से कहते हैं कि लेट्स सपोज मैं अगर कहता हूँ कि अली यू आर माय एजेंट, तो अली मुझसे कहते हैं कि सर आप लिख के दे दें कि मैं आपका एजेंट हूँ, क्योंकि रिटर्न में लिखी हुई चीज़ ज़्यादा बेहतर होती है। तो मेरे को तो ओके फाइन, कोई मसला नहीं, मैं उसको रिटर्न में लिख के दे देता हूँ। तो अब मैं अली को अगर ओरली कहता हूँ तो भी ये भी एक्सप्रेस एग्रीमेंट है, और अगर अली को मैं रिटर्न में अपॉइंट करता हूँ तो ये भी एक्सप्रेस एग्रीमेंट होता है। यानी जब प्रिंसिपल और एजेंट के दरमियान में अगर वर्बली रिलेशनशिप कायम हो जाता है तो भी इस किस्म की एजेंसी को हम कहेंगे एजेंसी बाय एक्सप्रेस एग्रीमेंट। और प्रिंसिपल और एजेंट के दरमियान में अगर रिटर्न में एजेंसी क्रिएट हो जाती है तो इसको भी हम क्या क्या कहते हैं, बाय एक्सप्रेस एग्रीमेंट। ठीक है, तो ये पहला था हमारे पास बाय एक्सप्रेस एग्रीमेंट। नंबर 2 हमारे पास आ जाता है बाय रेटिफिकेशन। रेटिफिकेशन का मतलब है कंफर्मेशन करना। देखिए इसमें मतलब ये होता है कि अगर आपसे पूछे बगैर कोई शख्स कोई काम कर देता है, ठीक है, और वो शख्स बाद में आता है आफ्टरवर्ड काम करने के बाद कि जी मैंने ये काम कर दिया, तो नाउ देयर आर टू ऑप्शंस अवेलेबल इन योर नेट, ठीक है, इन योर हैंड्स, कि या तो उस शख्स के उस अमल को आप डिनाई कर देते तो फिर तो एजेंसी क्रिएट ही नहीं होती। लेकिन अगर आप उस शख्स के उस अमल को, उस एक्ट को एक्सेप्ट कर देते हैं, रेटिफाई कर देते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं, एजेंसी बाय रेटिफिकेशन। यानी अगर एक शख्स ने कोई काम किया आपसे पूछे बगैर, और काम करने के बाद वो कहता है अगर आपसे कि जी मैंने आपके बिहाफ पे ये काम कर दिया बट आपकी परमिशन के बगैर किया, तो कानून कहता है इस किस्म की एजेंसी को हम कहेंगे, और आपने उसके उस अमल को इंट्रोस कर दिया, कंफर्म कर दिया, तो बेटा इसको हम कहते हैं एजेंसी बाय रेटिफिकेशन। ठीक है, आई होप आपको दोनों चीज़ें क्लियर हो गई हैं। ठीक है, इसके बाद तीसरा आ जाता है एजेंसी बाय नेसेसिटी। एजेंसी बाय नेसेसिटी का मतलब ये होता है कि सम टाइम्स आपने किसी शख्स को कोई टास्क दिया होता है बट वो आपका एजेंट नहीं होता, लेकिन कुछ हालात ऐसे क्रिएट हो जाते हैं कि जिसमें वो आपके बिहाफ पर वो अमल कर देता है, उसको वो अमल करना, एक्ट करना लाजमी पड़ जाता है। लेकिन कानून कहता है कि जब वो आपके बिहाफ पे वो अमल करेगा तो उसमें 2 से 3 चीज़ों का हमें ख्याल रखना पड़ता है। नंबर 1, आपसे कम्युनिकेशन नहीं हो पाती, आपसे इंस्ट्रक्शंस नहीं ले पाता,
आपकी कंसेंट के बगैर वो ये काम करता है। लेकिन वो जो ये काम करेगा वो ज़रूरत के तहत करेगा, बिकॉज वो आपको अगर जहाँ पर आपके बड़े बिग लॉसेस हो रहे होंगे, नुकसान ज़्यादा हो रहा होगा, तो वो आप उस नुकसान को मिनिमाइज करने की कोशिश करेगा। लेकिन वो खुद से ये एक्ट करेगा, और वो आपसे पूछ इसलिए नहीं सकता बिकॉज आपसे कम्युनिकेशन नहीं हो पाती डिफरेंट रीजंस की वजह से। ठीक, तो जब आप बुक्स में पढ़ेंगे तो वो आपको क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं एजेंसी बाय नेसेसिटी, यानी जरूरत के तहत जब आपकी बिहाफ पे आपकी परमिशन से बगैर कोई काम करता है, वो इसलिए करता है बिकॉज आपसे कम्युनिकेट नहीं हो पाती। अच्छा, अगर आप लोग कंफ्यूज हो रहे कि जी नंबर 2 में रेटिफिकेशन में भी बगैर पूछे कर रहा है, नेसेसिटी में बगैर पूछे कर रहा है, तो बेटा इसलिए मैंने आपको डिफरेंस बताया कि रेटिफिकेशन में कम्युनिकेशन 100% पॉसिबल थी। ठीक है, और नेसेसिटी में कम्युनिकेशन पॉसिबल नहीं थी, और उसने जो काम कर लिया वो लाजमन तौर पर आप उसको रेटिफाई करेंगे, वहां पर नेसेसिटी में आप देनाएं नहीं कर सकते, क्योंकि अगर उसने कानून के तहत काम किया है और सेटिस्फाई किया है कि जी कम्युनिकेशन नहीं हो पा रही थी, दैट इज वाई मैंने काम कर दिया उसके बिहाफ पर। ठीक है, तो इन तीनों को जरा अपने माइंड में रिकॉल कर लें, फिर मैं आगे को एक्सप्लेन करता हूँ। ठीक है जी बेटा, इसके बाद आ जाता है नंबर 4, 5 और 6। ठीक है, एस्टॉपिल। एस्टॉपिल का मतलब ये होता है कि अगर आपने देखो, पहले वाले में मैंने क्या कहा था, एक्सप्रेस एग्रीमेंट में मैं अगर खुद खुद जाकर कहता हूँ कि अली यू आर माई एजेंट, ठीक है, तो ये कहलाता है एक्सप्रेस एग्रीमेंट। लेकिन आप लोग सब स्टूडेंट मौजूद हैं यहाँ पे, मैं आप लोगों से आके कहता हूँ कि भाई स्टूडेंट्स, अली इज माय एजेंट, या आप लोग भी बिजनेस मैन यूँ ले लेते हैं, और मैं भी बिजनेस मैन हूँ, मैं कहता हूँ कि अली इज माय एजेंट फ्रॉम राइट नाउ। ठीक है, तो आप लोग जो भी डील कर सकते हैं वो अली के साथ कर सकते हैं। तो आप लोगों को मैंने क्या एक्सप्रेशन दिया, क्या इंप्रेशन दिया कि अली मेरा एजेंट है। ठीक है, 3 दिन के बाद मैं अली को कहता हूँ नहीं अली यार तुम काम सही नहीं करते, तो तुम्हारी और मेरी एजेंसी खत्म हो गई। ठीक है, अब ये जो अली के साथ मैंने अपने रिलेशनशिप खत्म कर दिया, और अपना रिलेशनशिप आप लोगों के सामने बताया था, लेकिन खत्म करना आपको नहीं बताया। अली आपके साथ कोई ट्रांजैक्शन कर देता है जिसके बारे में आपको पता ही नहीं होता कि अली से मेरा ताल्लुक खत्म हो गया, तो कानून के, और बाद में अली कोई फ्रॉड कर देते हैं, चीट कर देते हैं, तो कानून कहता है कि उसके लिए स्टिल मैं लायबल हूँ। आप लोगों को अगर अली कोई लॉस कर देता है, अली को गायब हो जाता है, फ्रॉड कर जाता है, तो आप मुझसे आके वो क्लेम कर सकते हो, और मैं आपको वो ड्यूज क्लियर करूंगा, वो लॉस पूरा करूंगा, बिकॉज चूंकि आपने, इसका मतलब एस्टॉपिल का मतलब है डिनाई नहीं कर सकते, आप स्टॉप नहीं कर सकते। ठीक है, जो बात कर दी आप उसको डिनाई नहीं कर सकते, ये इसका मतलब है। क्यों? क्योंकि कानून कहता है कि जब आपने अगर अली से रिलेशनशिप अपना खत्म कर दिया, टर्मिनेट कर दिया, तो ये चीज आपको थर्ड पार्टी को बतानी चाहिए थी, बट अगर थर्ड पार्टी को आप नहीं बताते तो आप थर्ड पार्टी के लॉसेस के लिए जिम्मेदार होंगे। ठीक है जी, इसके बाद आ जाता है हमारे पास एम्प्लॉयड एजेंसी। एम्प्लॉयड एजेंसी कानून कहता है कि जो आपके नेचर ऑफ वर्क के साथ साथ आपको मिलती चली जाती है, और तो आपके कॉन्ट्रैक्ट में मेंशन नहीं होता, बट ये आपके वर्क के साथ साथ जो है वो आपको मिलती है। इस किस्म की एजेंसी को हम क्या कहते हैं, ए एम्प्लॉयड एजेंसी। क्लियर हो गया? ये नहीं, चाहे कॉन्ट्रैक्ट में मेंशन न भी हो, बट कानून कहता है कि हम डीम टू बी अज्यूम करेंगे कि ये आपका एजेंट है, चाहे कॉन्ट्रैक्ट में मेंशन न भी हो। ठीक है, यानी वो आपके काम की नेचर कुछ इस किस्म की होती है जो कि ऑटोमेटिकली शो करता है कि आप इसके एजेंट है, चाहे एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट में आपके न भी लिखो। ठीक है, इसके बाद आ जाता है बाय होल्डिंग आउट, नंबर 6 में। होल्डिंग आउट का मतलब ये होता है कि बेटा कि जहाँ पर पास्ट में, माजी में एक प्रायर कंसिस्टेंट डीलिंग चलती हुई आ रही है, कि इसके दरमियान में प्रिंसिपल के दरमियान में और थर्ड पार्टी के दरमियान में। अगर मैं आपसे ये कहूँ कि यार आप भी बिजनेसमैन है, मैं भी, मैं कहता हूँ कि उसामा मेरे एजेंट है, आप कहते हो कि फाइन, एक हफ्ते के बाद मैं उसामा को आपके पास भेजता हूँ, और क्रेडिट पे मैं कहता हूँ यार इस थर्ड पार्टी से चीज़ क्रेडिट पे ले। उसामा जब जाते हैं आपके पास आते हैं, आप मुझे कॉल करते हैं कि जी आपने जिस शख्स के बारे में बताया था उसामा, वो हमारे पास आया है,
क्रेडिट पे 10 लाख चीज़ लेने के लिए हम दे दें, मैं कहते ये मैंने भेजा आप दे दें इसको। उसामा क्या करता है, वो चीज़ें ले आता है मुझे दे देता है। नेक्स्ट टाइम मैं उसामा को क्या करता हूँ, 15 लाख देता हूँ, मैं कहता हूँ 10 लाख पिछले कब दे दीजिएगा और 5 लाख की नई चीज़ें ले आइएगा। उसामा साहब क्या करते हैं कि जाते हैं और वो दोबारा चीज़ें ले आते हैं, 10 लाख भी दे देता हूँ, 5 लाख की चीज़ें। नेक्स्ट टाइम फिर मैं जाके बोलता हूँ कि यार 5 लाख की जाके चीज़ें क्रेडिट पे लाओ, उसामा क्रेडिट पे ले आता है। फिर अगली दफ़ा मैं जाके कहता हूँ कि यार ये 10 लाख पकड़ो, 5 लाख की चीज़ें क्रेडिट पे और 5 लाख पिछले क्लियर कर दो। उसामा क्या करता है, आपके पास आता है, चीज़ें क्रेडिट पे ले भी जाता है और 10 लाख भी लेके चला जाता है। आप 1 महीने के बाद कॉल करते हैं कि जी अभी तक आपकी पेमेंट नहीं मिल गया। अच्छा, बल्कि 1 महीने को छोड़ दें, आप 2 दिन के बाद आपकी कॉल आती है कि यार वो पेमेंट नहीं आई। मैंने कहा हाँ यार, मैंने अपने उसको उसामा को भेजा तो था, तो वो आपके पास नहीं आया। कहते नहीं यार, मैंने कहा यार मैं उसको 10 लाख रुपए दे दूँगी। अब कहते हैं यार वो तो पिछले भी पैसे नहीं ले गया और इस दफ़ा भी 5 लाख की चीज़ें ले गया। तो ये जो आपका 10 लाख का लॉस है कानून के तहत, इसके लिए मैं जिम्मेदार हूँ, बिकॉज होल्डिंग आउट, यानी आपने होल्ड किया हुआ था, प्रायर कंसिस्टिंग डीलिंग चलती भी आ रही थी, जबकि एस्टॉपिल में आपने खत्म कर दिए थे। ठीक है, यहाँ आपने एजेंसी खत्म नहीं की, बट आपके बिहाफ पे आपका एजेंट जो है थर्ड पार्टी के साथ चीट कर जाता है, तो कानून के तहत इसके लिए भी आप जिम्मेदार होंगे। तो ये था बेटा हमारे पास एक टॉपिक, जिसमें हमने पढ़ा एजेंसी, प्रिंसिपल और एजेंट के दरमियान में जो रिलेशनशिप है उसको कहते हैं एजेंसी। प्रिंसिपल कौन होता है ये भी हमने पढ़ लिया, एजेंट कौन होता है ये भी हमने पढ़ लिया, एजेंसी कितने तरीकों से क्रिएट होती है ये भी हमने पढ़ लिया। अच्छा, ठीक है जी, इसको देख लीजिएगा जल्दी से, आप लोग अपने माइंड में रिकॉल कर लीजिएगा। मैं 1 मिनट आप लोगों को दे रहा हूँ ताकि मेरा लेक्चर बड़ा फास्ट ना हो, आप लोग क्लिक करते जाए तमाम चीज़ें। ठीक है, इसके बाद जो है हम ड्यूटीज ऑफ एजेंट पढ़ेंगे। रिकॉल करते जाइएगा बेटा जल्दी से, क्रिएशन ऑफ एजेंसी में किस तरीके से एजेंसी क्रिएट होती है। इसके बाद बेटा हमारे पास आ जाता है ड्यूटीज ऑफ एजेंट। ठीक है, एक एजेंट की क्या क्या ड्यूटीज होती हैं। नंबर 1 आपको नजर आ रहा होगा, ड्यूटी टू फॉलो डायरेक्शन। नंबर 2, ड्यूटी टू टेक केयर विद रीजनेबल स्किल्स। Number 3, duty to render accounts. Number 4, duty to communicate. Number 5, duty in case of termination. Number 6, duty not to make secret profit. Number 7, duty not to delegate authority. तो ये हमारे पास 7 हेडिंग्स हैं, 7 हेडिंग्स हैं, जिसको वन बाय वन करके हम डिस्कस करेंगे। जो पहली ड्यूटी आपको नजर आ रही होगी बच्चों स्क्रीन पे, वो है ड्यूटी टू फॉलो डायरेक्शन। ड्यूटी टू फॉलो डायरेक्शन का मतलब यहाँ पे ये है
कि एक एजेंट को प्रिंसिपल जो भी डायरेक्शन देगा उस डायरेक्शन को लाजमी तौर पर एजेंट फॉलो करेगा। अगर एजेंट उसको फॉलो नहीं करता और प्रिंसिपल का नुकसान हो जाता है तो उस नुकसान को फिर एजेंट पूरा करेगा, बिकॉज आपने अपने प्रिंसिपल के डायरेक्शंस को, ऑर्डर्स को फॉलो नहीं किया। तो हम कहते हैं कि जो भी आपका प्रिंसिपल आपको डायरेक्शन देगा आपने लाजमी तौर पर उनको फॉलो करना ही करना है। ठीक है जी। तो ये था हमारे पास नंबर 1 पॉइंट। नंबर 2 में वो कह रहा है कि ड्यूटी टू टेक केयर विद रीजनेबल स्किल्स। इसका मतलब ये है कि एक एजेंट, जो हम एक तवक्को करते हैं एक आम आदमी से, एक कॉमन पर्सन से, वही हम आपसे भी एक्सपेक्टेशंस रखते हैं। यानी हम ये नहीं चाहते कि जी आप बहुत ज़्यादा टैलेंटेड हो, ऑक्सफोर्ड से पढ़कर आए हो और जो है वो चार्टर्ड अकाउंटेंट हो, क्वालिफाइड हो। ना ना, कानून कहता है कि सिंपल सी चीज़ है कि जो एक में सलाहियतें हैं, एक आम आदमी में सलाहियतें, वो आप में सलाहियतें होनी चाहिए। मैं अगर आपसे एक एग्जांपल दे दूं कि यानी कानून कहता है कि इन शॉर्ट कि आपने निगलिजेंसी नहीं दिखानी, गफलत लापरवाही नहीं बरतनी यहाँ पर। ठीक है, बिल्कुल एक्टिव रहना है। अगर मैं आपसे कहता हूँ कि यार एक डॉक्टर सर्जन है, उसने ऑपरेशन किया एक पेशेंट का, और ऑपरेशन ऑपरेट करने के बाद कुछ जो एक सीजर थी छोटी सी, वो मरीज के पेट के अंदर रह गई। ठीक है जी। बाद में पता चला कि यार वो सीजर तो अंदर है, तो फिर जो है उससे कुछ टाइम पीरियड के बाद उसको तकलीफ हुई तो पता चला वो सीजर अंदर थी। अच्छा, उसने केस कर दिया। तो कानून कहता है कि सर्जन, हम आपसे ये नहीं कहते कि आप बड़े टैलेंटेड हो, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सर्जन हो, बट हम आप जैसे ही एक और सर्जन को बुलाते हैं किसी भी हॉस्पिटल के, हम उससे पूछते हैं कि अगर आप ऑपरेट करेंगे कैसे करेगा, तो वो कहेगा सर हम ऑपरेट करने से पहले अपने इंस्ट्रूमेंट्स को काउंट करते हैं, जब हमारा ऑपरेशन सक्सेसफुल हो जाता है या जो भी होता है वटेवर, हम दोबारा इंस्ट्रूमेंट्स को काउंट करते हैं। तो इसका मतलब है आपने वो इंस्ट्रूमेंट्स काउंट ही नहीं की, आपने निग्लिजेंसी दिखाई। तो इसी तरीके से एजेंट, हम आपसे भी ये तवक्को रखते हैं कि अगर आप प्रिंसिपल के एजेंट हैं तो प्रिंसिपल के लिए आपने एक्टिव रहना है, निग्लिजेंसी नहीं दिखानी। अगर आपने कोई निग्लिजेंसी दिखाई जिसकी वजह से प्रिंसिपल का नुकसान हुआ तो उस लॉसेस के लिए भी आप जिम्मेदार होंगे और आप प्रिंसिपल को कंपनसेशन रिइंबर्स करेंगे, इंडेमनीफाई करेंगे। ठीक है जी। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट आ जाता है ड्यूटी टू रेंडर अकाउंट। रेंडर अकाउंट का मतलब ये है कि जब भी प्रिंसिपल अपने एजेंट से अकाउंट से रिलेटेड इंफॉर्मेशन मांगेगा, डिटेल मांगेगा, यानी अपने अकाउंट से रिलेटेड कि जी कितना पैसा आया, कितना गया, कितने एक्सपेंसेस हुए, तो आपने अप टू डेट रखना है। यानी उसमें जो है वो क्या कहते हैं, टाल मटोल नहीं करना कि सर मैं कल बताता हूँ आपको स्टेटमेंट्स देकर, बल्कि आपको उसी वक्त दिखाना होगा कि यार सर इतने एक्सपेंसेस हुए हैं, इतने हमने रिकवरी कर ली, इतने रिकवर करने हैं, तमाम चीज़ें, इतनी यूटिलिटी के बिल्स पे कर दिए। इन्हें अपडेटेड रखना है अपने प्रिंसिपल को। इसको हम कहते हैं ड्यूटी टू रेंडर अकाउंट। ठीक है। फोर्थ आपको नजर आ रहा होगा बेटा, ड्यूटी टू कम्युनिकेट। बेटा इसका मतलब है ड्यूटी टू कम्युनिकेट का मतलब कि जो भी अगर आपका प्रिंसिपल ने आपको जो है वो एजेंट बना दिया है, ठीक है, और आप कोई काम कर रहे हैं, उस काम के करने में आपको मुश्किलात आ रही हैं, जो परफॉर्मेंस, जिस परफॉर्मेंस के लिए, जिस एक्ट के लिए, जिस अमल करने के लिए आपको रखा था, वो एक्ट आप नहीं कर पा रहे ड्यू टू डिफरेंट रीजंस। लेकिन प्रॉब्लम अब यहाँ पे ये भी आ रही है कि, तो कानून कहता है कि सबसे पहले आपने क्या करना होगा, कम्युनिकेट करना होगा। यानी कम्युनिकेशन करनी होगी अपनी प्रिंसिपल से, उससे डायरेक्शन लेनी होगी कि सर आप मुझे बताएं ये प्रॉब्लम आ रही है, मैं स्टक हो गया हूँ, यहाँ पे फंस चुका हूँ राइट नाउ, आपका क्या ऑर्डर है, आप मुझे बताएं, मैं उस तरीके से परफॉर्म करूँ। लेकिन कानून कहता है कि अगर ये कम्युनिकेशन नहीं हो पा रही, पहला तो काम है आपकी कम्युनिकेशन लेंगे, ड्यूटी है, लेकिन अगर कम्युनिकेशन नहीं हो पा रही, कम्युनिकेशन इम्पॉसिबल है, राब्ता नहीं हो पा रहा अपने प्रिंसिपल से, तो फिर आप वो स्टेप लेंगे जो प्रिंसिपल के हक में सबसे बेहतर होगा, जो प्रिंसिपल के लॉसेस को मैक्सिमाइज करने के बजाय मिनिमाइज कर देगा। ठीक है। इसको हम कहते हैं ड्यूटी टू कम्युनिकेट। इसके बाद आ जाता है ड्यूटी इन केस ऑफ टर्मिनेशन। कानून कहता है कि अगर
प्रिंसिपल का इंतकाल हो जाता है तो जाहिर सी बात है जो आपका रिलेशन था एजेंट के साथ एजेंसी का वो भी एजेंसी भी क्या हो जाएगी खत्म। लेकिन लॉ कहते हैं देयर इज स्टिल लॉ इम्पोज ड्यूटी ऑन यू, यानी एजेंट आप पे ड्यूटी इम्पोज करता है। वो ये है कि अगर प्रिंसिपल के बिहाफ पे आपने थर्ड पार्टी से पैसा लेना था या क्रेडिट पे प्रिंसिपल ने चीज़ें बेची थी, प्रिंसिपल का इंतकाल हो गया और थर्ड पार्टी के पास पैसा है, तो आपने वो पैसा रिकवर करना है और प्रिंसिपल की लीगल एयर्स को ला कर देना होगा। आप ये नहीं कह सकते कि प्रिंसिपल जो है वो इंतकाल कर गए तो मेरी ड्यूटीज भी खत्म, मेरा रिलेशन भी खत्म। नहीं, आप पे स्टिल ड्यूटी बाकी है कि थर्ड पार्टी से पैसा लाएंगे, उसको लीगल एयर्स को देंगे ताकि लीगल एयर जो है वो क्या कहते हैं वो पैसा जो है वो ले सके, उनको लेने में इन्हें प्रॉब्लम ना हो, आसानी से रिकवर कर सके। क्लियर हो गया? ठीक है जी, तो ये था हमारे पास थर्ड पॉइंट, सॉरी फिफ्थ पॉइंट, ड्यूटी इन केस ऑफ टर्मिनेशन। ठीक है, जल्दी से इसको अपने माइंड में रिकॉल कर लें 5 हेडिंग्स को। पढ़ते जाएगा जल्दी से। अच्छा बेटा, इसके बाद है सिक्स हेडिंग, ड्यूटी नॉट टू मेक सीक्रेट प्रॉफिट। ड्यूटी नॉट टू मेक सीक्रेट प्रॉफिट का मतलब यहाँ पे ये है कि जो भी प्रॉफिट जो है आप कमाएंगे, एजेंट लाजमी तौर पर आपने उस प्रॉफिट के बारे में प्रिंसिपल को बताना होगा। लेकिन अगर आपने प्रिंसिपल की ही प्रॉपर्टी से कोई सीक्रेट प्रॉफिट कमाया और प्रिंसिपल को नहीं बताया तो आपने अपनी ड्यूटीज को वायलेट किया। और अगर कल को उस सीक्रेट प्रॉफिट के बारे में या जब भी सीक्रेट प्रॉफिट के बारे में प्रिंसिपल को पता चल जाता है कि यार आपने उससे सीक्रेट प्रॉफिट गेन किया है, अर्न किया है, तो प्रिंसिपल ये राइट रखता है लॉफुली कि आपसे वो प्रॉफिट ले सकता है और एजेंसी भी वो टर्मिनेट कर सकता है। तो वो प्रॉफिट प्रिंसिपल का राइट होगा। ठीक है, अगर जो भी आपने सीक्रेट प्रॉफिट प्रिंसिपल से कमाया, प्रिंसिपल इंटाइटल्ड है कि वो प्रॉफिट आपसे वापस ले सकता है। ठीक है, सेवेंथ हमारे पास बेटा, ड्यूटी नॉट टू डेलीगेट अथॉरिटी। ड्यूटी नॉट टू डेलीगेट अथॉरिटी का मतलब यहाँ पर ये है कि अगर प्रिंसिपल ने आपको इख्तियारात दिए हैं, आपको अपॉइंट किया है किसी काम के लिए, तो वो काम आपने ही परफॉर्म करना है, आपके अलावा और कोई परफॉर्म नहीं कर सकता। ठीक है, तो लाजमी तौर पर वो काम आप ही परफॉर्म करेंगे। ऐसा नहीं हो सकता कि आप वो परफॉर्म करने के लिए अपने किसी भाई को, अपने किसी दोस्त को, अपने किसी कज़न को पॉइंट कर दे कि यार मेरी जगह पे जो है आप ये काम जो है वो परफॉर्म कर दो। तो कानून कहता है कि ये आपकी ड्यूटी है कि अगर आपको प्रिंसिपल ने रखा है तो उस काम को लाजमी तौर पर आपने ही परफॉर्म करना होगा। ठीक है, अनलेस एंटिल जब तक आप प्रिंसिपल से परमिशन ले लें, वरना अगर विदाउट परमिशन अगर आप करेंगे तो फिर ऐसी सूरत में, ऐसी सिचुएशन में जो भी प्रिंसिपल का लॉस होगा उस लॉस के लिए आप रिस्पॉन्सिबल होंगे। क्लियर? तो ये आज अभी तक हमने 2 टॉपिक्स पढ़े। बेसिकली पढ़ा कि हमने प्रिंसिपल कौन होता है, एजेंट कौन होता है, एजेंसी क्या होती है, एजेंसी प्रिंसिपल और एजेंट के दरमियान में कितनी तरीकों से क्रिएट हो सकती है, और इसके साथ साथ ड्यूटीज ऑफ एजेंट पढ़ लिए। ठीक है बेटा, इसके बाद हम एक नया टॉपिक पढ़ते हैं जिसका नाम है टॉपिक नंबर थर्ड, उसको हम कहते हैं टर्मिनेशन ऑफ एजेंसी। ठीक है, टर्मिनेशन ऑफ एजेंसी, ये हमारे पास न्यू टॉपिक है।
यानी कानून कहता है कि प्रिंसिपल और एजेंट के दरमियान में एजेंसी कितने तरीकों से टर्मिनेट हो सकती है। क्लियर हो गया? तो बेसिकली ये हमारा टॉपिक है। ठीक है जी। नंबर 1, एग्रीमेंट। बहुत ही आसान टॉपिक है, कोई इसमें मसला नहीं है। कानून कहता है कि टर्मिनेशन का मतलब ये है कि वो एजेंसी जो प्रिंसिपल और एजेंट के दरमियान में क्रिएट हो गई, वो कितने तरीकों से ख़त्म हो सकती है। तो नंबर 1 आ रहा है एग्रीमेंट। एग्रीमेंट का मतलब ये है कि जब प्रिंसिपल और एजेंट उन्होंने जो अपने दरमियान में एक रिलेशनशिप कायम किया था किसी भी काम के लिए, और वो कहते हैं कि चलो यार म्यूचुअली बाय म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से, ठीक है, दोनों एग्री हो जाते हैं कि यार हम अपने ताल्लुक को यहाँ पे ख़त्म करना चाहते हैं, जो हमारे दरमियान में कायम हुआ था, ये एजेंसी कायम हुई थी, उसको हम टर्मिनेट करना चाहते हैं, मजीद एक दूसरे के साथ काम नहीं करना चाहते, और दोनों एग्री हो जाते हैं, तो इस किस्म की एजेंसी को कहते हैं एजेंसी टर्मिनेटेड बाय एग्रीमेंट। यानी both both parties are agree to terminate द एजेंसी। प्रिंसिपल और एजेंट जहाँ पर एग्री हो जाएंगे कि जी हमने मजीद काम नहीं करना, इस किस्म की एजेंसी को हम कहते हैं बेटा बाय एग्रीमेंट, टर्मिनेशन ऑफ एजेंसी बाय एग्रीमेंट। ठीक है, तो इंशाल्लाह बाकी नेक्स्ट टॉपिक को इसी को हम कंटिन्यू करेंगे अगले लेक्चर में। आज के लिए इतना ही करते हैं। अपना ख्याल रखिएगा और कोशिश कीजिएगा कि जो प्रॉब्लम हो तो वो आप डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है, ऑल द बेस्ट।